नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कोर्स पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने भाषा डिस्कस किया था कि भाषा किसे कहते हैं। और भाषा कहते हैं हमारे क्या कहते हैं, चार वर्ग कहते हैं कि शब्द व्यवस्था, आपका वर्ण व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था, पदबंध या पद व्यवस्था। तो हम सबसे पहले फर्स्ट चीज डिस्कस करेंगे हमारी वर्ण व्यवस्था या कह सकते हो वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट चीज हमारे क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की हमारी सबसे बेसिक यूनिट, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाषा के अंदर, वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। तो देखो सबसे पहले भाषा की हम टाइप कर रहे हैं कि भाषा का मतलब क्या है। भाषा क्या है हमारा कि बोलना। भाषा का मतलब क्या है, व्यक्त करना, अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना। तो भाषा क्या थी, भाषा शब्द से मिलकर बनी थी भाषा। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना या व्यक्त करना हमारा। तो यहाँ पर उसके अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। कि वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात आ जाए तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वर्ण क्या है, सबसे छोटे वर्ण को एक नाम और दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ध्वनि। ठीक है, वर्ण अथवा ध्वनि। अब वर्ण ध्वनि क्या है वो देखो कि क्या डिफरेंस होता है। देख, ध्वनि तो वर्ण का उच्चारित रूप है। ध्वनि तो क्या है, वर्ण का उच्चारित, मतलब किसी वर्ण का उच्चारण कैसे होगा उसको हम ध्वनि कहते हैं। कि हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसकी कोई ना कोई साउंड, कोई ना कोई ध्वनि होती है। तो वो हमारा क्या है, ध्वनि तो क्या है, वर्ण का उच्चारित रूप है। ठीक है, और वर्ण क्या है, उल्टा इसका, ध्वनि का लिखित रूप है। कि ध्वनि का संबंध तो उच्चारण से होगा और वर्ण का संबंध क्या है, लिखत से होगा। तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। कि पेपर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दे सकता है कि ध्वनि वर्ण का क्या है, उच्चारित रूप है, या वर्ण ध्वनि का क्या है, लिखित रूप है। तो ध्वनि का मतलब साउंड से हो गया तो वो उच्चारण से संबंधित है। वर्ण का मतलब लिखन से है, तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का उच्चारित। एक दूसरे के क्या है, रिवर्स, उल्टा। ये इसका उच्चारित है तो दूसरा उसका क्या है, लिखित रूप है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे पहले जो वर्ड, बेसिक वर्ड है हमारा जो आया हमारे सामने होता है वर्ण या ध्वनि। तो वर्ण का मतलब समझ लिया हमने क्या है, ध्वनि का मतलब समझ लिया। वर्ण उच्चारित, वर्ण क्या है आपका लिखित रूप और ध्वनि क्या है आपका उच्चारित रूप। उसके बाद हमारे इसके अंदर कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि या फिर वर्ण कहते हैं। तो आपसे पूछ रहे थे ना भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो उसे बेसिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या है आपकी वर्ण या फिर लिखा मिल जाए ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी, लिखित भाषा, मौखिक भाषा से देख लो, मौखिक भाषा की बोलने वाले में सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो आप वर्ण शब्द लिखा सकते हैं वहां पे, ध्वनि शब्द भी लिखा सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाएगी, वर्ण या ध्वनि कहलाएगी। इसमें आप लिख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। और आपका दोनों का मैंने मतलब बता दिया कि वर्ण का मतलब एक बार लिखने के हिसाब से हो जाता है, ध्वनि का मतलब हमारा बोलने के सेंस में हो जाता है। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने और लेखन के आधार पर अलग अलग वर्णों की संख्या होती है। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर हमारे कितने वर्ण होते हैं, 45। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। और हिंदी में
लेखन के आधार पर 52 वर्ण। पेपर में पूछा जाता है आपसे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है या फिर उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो उच्चारण के आधार पर 45 है और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं हमारे। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण है हमारे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अगर हम बात करें कि वर्ण को मूल रूप से कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो वर्णों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से दो भाग में? स्वर और व्यंजन। स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, ये दो ही कैटेगरी होंगे, या तो कोई वर्ण है वो स्वर होगा या फिर वो वर्ण हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है? संयुक्त व्यंजन एक कैटेगरी होती है। संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजन से व्यंजन मिलके आपका क्या बना होता है? आपका एक और व्यंजन बन जाता है, नया वर्ग। जैसे क है, श है, चार हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो मेन मुख्य आपकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। किसकी कैटेगरी है? वर्णों की। वर्णों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। किस किस में? स्वर में और व्यंजन में। टाइप्स बता दिया कि वर्णों की टाइप्स कितनी है? स्वर और व्यंजन हमारे। ठीक है, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई बोलते हैं वर्ण या ध्वनि को। वर्ण का संबंध किससे होता है? लेखन से संबंधित। ध्वनि का संबंध किससे होता है? आपके मौखिक से संबंधित, बोलने से संबंधित होता है। ध्वनि से संबंधित आपका क्या है? ध्वनि वर्ण बोलते हैं उसको, और आपके लिखने से संबंधित क्या होता है? वर्ण कहलाता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण। वर्णों को विभाजित किया जा सकता है कितनी टाइप्स में? 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, देख लो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट करते हैं कि इनको कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया जाए। स्वर है तो स्वर के अंदर भी कौन सा भाग आपका क्या है? उन शब्दों को बोलते हुए हम होठ की हेल्प लेते हैं या फिर हमारे तालु की हेल्प लेते हैं, तालु, मूर्धा, कंठ, और तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। तो उसमें हम क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ जाता है, र का उच्चारण स्थान कहाँ है, क्या क का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपसे मेन क्वेश्चन जो वर्णमाला में बनते हैं ना, वो ये बनते हैं कि आपसे वर्णों की उच्चारण स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, कितने वर्ण होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप। देखिए हमने कि वर्णों की टाइप कौन होते थे? स्वर और व्यंजन। जो कीवर्ड्स मोस्टली आपके चैप्टर में बनते हैं, पहले हम उन कीवर्ड्स को मैं डिफाइन करके उनके बारे में बता रही हूँ आपको कि आपको बेसिक नॉलेज उन चीजों की होनी चाहिए कि कोई वर्ड आप यूज कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता है कि वो वर्ड है क्या, किस चीज को डिफाइन करता है। तो बेसिकली पहले आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे हमने लिखा दो टाइप की वर्णों की, स्वर एक व्यंजन। अब हम स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने हैं? 11 संख्या लिखी जाती है ना, तो स्वरों की संख्या 11 लिखी जाती है। वैसे तो आपके क्या है? 13 होते हैं अंग हा को, लेकिन आप कंसीडर नहीं करते। अंग हा को एक अलग कैटेगरी देते हैं, अयोग वहा बोलते हैं हम जिनको। तो स्वरों में आपके मोस्टली 11 ही बोले जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं? संख्या में 11 होते हैं। टोटली अगर हम वैसे लिखते हैं छोटी क्लास में, हमको जो सिखाना स्टार्ट होता है अ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग और आहा। अब यहाँ पे काउंट करो तो कितने हैं? 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन इन लास्ट 2 को हम स्वर में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये हमारे अनुनासिक में चले जाते हैं, अंग आहा। तो ठीक है, अनुनासिक में चले जाते हैं, तो ये हम स्वर में कंसीडर नहीं करते। तो स्वर में हमारे ये आते हैं। ठीक है, मोस्टली तो इसको भी कंसीडर नहीं करते हमारे स्वर के अंदर। ऐसे तो फिर हमारे स्वर कितना हो जाएगा? मेन तो 10 हो जाएंगे, और 10 और 3 13। ठीक है, लेकिन स्वर की संख्या हम क्या बोलते हैं? अ से लेके अ तक क्यों बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है जो तो उनको करते रहते हैं। पहले हम क्या कहते हैं? 13 के 13 कंसीडर करते थे,
फिर स्वरों की संख्या मोस्टली पेपर्स में हम अटेम्प्ट करते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में, तो क्या होता है स्वरों की संख्या 11 होती है। अभी भी आप काफी सारे बुक्स देख लोगे, घड़ी को भी अलग से कर देते हैं, कहते हैं 13 + 13 ऐसे। ये 3 मुख्य हैं और ये है, इनको हम स्वर में मेनली कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप यहाँ याद रखो कि स्वर हमारे 11 है। फिर भी अगर ऑप्शन में 11 ना दिया हो, 10 दे दिया हो, तो आप 10 के साथ जा सकते हो कि आप री और अ को अलग से निकाल दो, को स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते। अदरवाइज आपको अभी तक जो बुक्स के अकॉर्डिंग जाना है, वो स्वरों की संख्या आप कितने लोगे? 11 होगी। स्वर हमारे 11 होते हैं और अंग अ आपके स्वर की कैटेगरी में नहीं आते। ये क्या कहलाते हैं हमारे? अयोग वाह। आपसे पूछा ना अयोग वाह व्यंजन कौन सा है? 4 आपको ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछा अयोग वाह कौन सा है। आपको पता होना चाहिए अंग और आहा हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं, ठीक है। ये नाम दीजिए, जैसे स्वर है ये अयोग वाह, अंग आहा, ये 2 हमारे क्या होते हैं? अयोग वाह में आते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे स्वर। उसके बाद स्वरों के अंदर भी इनको क्या कर दिया? स्वरों के भेद कर दिए कि स्वर अलग अलग कौन से होते हैं। स्वरों के स्वर ये था स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर के भेद मतलब किन्हीं स्वरों को बोलते हुए कम समय लगता है, किन्हीं स्वरों को बोलते हुए ज्यादा समय लगता है। तो उसके आधार पर क्या कर दिया? स्वरों के भेद बना दिए कि आपके स्वर कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर और आपका दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और आपका दूसरा दीर्घ, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और आपका दीर्घ स्वर, ठीक। हर्ष मतलब छोटा, तो छोटे के अंदर क्या आ जाएगा? आपका अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा। तो हर्ष स्वर में आप क्या लिखोगे? अ, ई, उ और आपका क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर में अ छोटे वाला, ई और उ, ये हमारे किस में आ जाते हैं? हर्ष स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। और आपका दीर्घ स्वर के अंदर क्या आ जाता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये सारे किस में आ जाते हैं? दीर्घ स्वर के अंदर आ जाते हैं। तो स्वरों के 2 टाइप होंगे, स्वरों के भेद होंगे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष में अ, ई और उ आ गया, और दीर्घ के अंदर दीर्घ में बड़ा मतलब जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। दीर्घ में क्या आ जाएगा? बड़े वाला है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये क्या है? हर्ष स्वर हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। आपसे पूछते हैं मूल स्वर कौन से होते हैं, तो हर्ष स्वर क्या कहलाते हैं? इनका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, वो क्या? मूल स्वर। तो हर्ष स्वर हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। हर्ष स्वर हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं। मूल स्वर का मतलब इन स्वरों से मिलके हमारे ये स्वर दीर्घ वाले बने होते हैं। जैसे अ प्लस अ से हमारा क्या बन गया? आ बन गया। तो मतलब मूल स्वर ये तो बेसिक है, और इनसे मिलके हमारे क्या है? ये स्वर बने हुए हैं। जैसे ई प्लस ई से क्या बन गया? हमारे बड़ी ई बन गया। उ प्लस उ से क्या बन गया? बड़े उ बन गया। ऐसे ही अ प्लस ई से क्या बन गया? ए बन गया। और आ प्लस ए से क्या बन गया? ऐ बन गया। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे मूल स्वर भी कहलाएंगे। कौन से? हर्ष वाले, जो छोटे वाले हैं ये अ, ई, उ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। दीर्घ क्या होते हैं हमारे? ये वाले। तो आपको पूछ जाता है कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें से मूल स्वर कौन सा। तो आपको नाम के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। हर्ष में आपके छोटे वाला अ, ई और उ आएगा, दीर्घ में आपके बाकी सारे आ जाएंगे, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्वरों के भेद या फिर प्लूस स्वर एक और, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसमें एक और लिख दिया प्लूस स्वर। प्लूस स्वर क्या होते हैं, ठीक है। प्लूस स्वर के अंदर कोई वर्ण आपका रिपीट हो रहा है जैसे, ठीक है। तो प्लूस स्वर कहते हैं उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसको हम बोलते हैं प्लूस स्वर। दीर्घ से भी जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है, दीर्घ से भी अधिक समय लग रहा है, रहा है, उन्हें प्लूस स्वर कहते हैं।
कैसे, जैसे होते हैं ना राम, ऐसे करके लिख देते हैं। हिंदी गद्य के अंदर पद में आपको इस तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे क्या है, आप इसको राम के बजाय राम, तो यहाँ पर ये जो है ये प्लू स्वर को दिखाने का इस तरीके से प्लू स्वर को डिनोट किया जाता है। प्लू स्वर में क्या है, जिन उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और संस्कृत या नाटकों में से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर, संस्कृत के अंदर या नाटकों के अंदर, संस्कृत में या नाटक में अधिक प्रयोग होता है। नॉर्मली हम नहीं लिखते, नॉर्मली हम सीधा राम लिखते हैं, अधिक प्रयोग होता है प्लू स्वर होगा, ठीक है। संस्कृत में नाटकों में अधिक प्रयोग होता है, जैसे राम हो गया, ओम, वैसे हम ओम हिंदी में सीधा ऐसे लिखते हैं, वैसे इसके अंदर ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे प्लूत स्वर क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। उसके बाद है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। मेन तो दो कैटेगरी है आपसे, ठीक है, स्वर के भेद पूछा था ना, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, एक तो ये हो गया। बाकी किस किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं कि प्लूत स्वर का मतलब क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वरों के कंपेयर में अधिक समय लगता है, उनको हम प्लूत स्वर कहते हैं। फिर संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, मेन इधर है ना हर्ष और दीर्घ, हर्ष की अ ई उ और दीर्घ के तरह ये बाकी सारे आपको रह गए, ठीक है। री को भी है ना, इसमें नहीं लिखा जाता, अगर री आ भी है ना पूछ लिया जाए हर्ष और दीर्घ में से री को, तो री आपका इसी में आएगा, हर्ष स्वर के अंदर आएगा, आ ई उ और ऋषि, तो री भी आपका इसमें आएगा, हर्ष स्वर के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्वर में इसको कंसीडर नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर इससे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए री किस में आएगा, और उसको हर्ष पर लिख के आओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। स्वर के भेद कर रहे हैं तो संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। आपने संयुक्त व्यंजन तो सुना होगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं वैसे संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं आपको, तो संयुक्त स्वर में कहते हैं आपके जो लास्ट के फोर हड्डी के बाद ए, ओ और औ, ये चार आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखना, संयुक्त स्वर पूछ लिया जाए तो ए आई ओ आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो संयुक्त स्वर में क्या होता है आपका, देखो संयुक्त स्वर के अंदर क्यों संयुक्त बोला गया है ये आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैं आपको संधि करवा चुकी हूँ। संधि में मैंने बताया था ए कैसे बनता है, अ प्लस ई या बड़ी को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है आपकी, एक ही मात्रा बन जाती है। यहाँ पे अ प्लस ई या ए करेंगे, ये अ या आ, और ये आ प्लस में ई या बड़ी ई करेंगे तो कौन सी मात्रा बन जाती है, एक ही मात्रा बन जाती है। ऐसे ही आ प्लस में ए करेंगे तो आई की मात्रा बन जाती है। ऐसे ही आ प्लस में उ करेंगे तो ओ की मात्रा बन जाती है, और आ प्लस में ओ करेंगे तो औ की मात्रा बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर कैसे हो गए कि किससे मिलके आपका क्या बना है, तो क्लियर रखना। देखो ए किससे मिलके बना है, आ प्लस में ए से, आई किससे मिलके बना है, आ प्लस में ए से, ओ किससे मिलके बना है, आ प्लस में उ से, और औ किससे मिलके बना है, आ प्लस में ओ से। तो इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं कि दो स्वरों से मिलकर तीसरा स्वर बन रहा है। अ प्लस ई से ए, अ प्लस ए से आई, अ प्लस उ से ओ और अ प्लस ओ से अ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, चार ऑप्शन दे दिए, तो ये चार आएगा, ये चारों क्या होते हैं आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही नेक्स्ट इसमें क्या है, या फिर आपको क्या कह सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी दे देते हैं इसमें स्वर की। ये तो किसकी साथ है, स्वर आपके हो गए, स्वर हो गया, दीर्घ होगा, प्लूत हो गया, जीव के प्रयोग के आधार पर। ये तो हमारा कैटेगरी संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है। अब हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें ना, तो उच्चारण के स्थान पर या हमारे जो जीव का जो प्रयोग होता है, जीवा का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में नाम में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा क्या था,
उच्चारण के समय में कितना समय लग रहा है, वो तो था हर्ष दीर्घ प्लुत, तो किसके आधार पे थे हमारे, मात्रा या उच्चारण काल के समय के आधार पर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पढ़ा था ना, उच्चारण काल के समय के आधार पर, वो तो कौन थे आपका, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर, ये जो थे उच्चारण के आधार पर। अब अगर हम बात करें कि किसी वर्ण को उच्चारण करते समय जिह्वा का कितना प्रयोग हो रहा है, अगर आगे वाले भाग से बोले जा रहे हैं, मध्य भाग से बोले जा रही है या निष्क्रिय रह रही है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो उच्चारण के समय काल का समय, उच्चारण में समय कितना लग रहा है, कम समय लग रहा है, उससे ज्यादा अपलुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लगता है उच्चारण करते हुए। तो ये तो था उच्चारण में समय के आधार पर, काल मतलब समय, उच्चारण के समय के आधार पर। और दूसरा क्या है आपका, जीभ के प्रयोग के आधार पर। सेकंड क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके स्वर किस किस टाइप में तो आएगा, अग्र स्वर मतलब जो आगे वाले हिस्से से बोला था, अग्र स्वर, पश्च स्वर और आपका मध्य स्वर। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा प्रयोग होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला हिस्सा प्रयोग होता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में मध्य भाग का प्रयोग होता है, उसके हिसाब से जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अग्र, पश्च और मध्य आपके। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे वो लिख लो आपको। जीभ के अग्र हिस्से में कौन सा आ जाएगा, ई, ए और आई, ये चारों किसमें आ जाएंगे, आगे के हिस्से के साथ। जीभ के आगे ई, ए, तो जीभ का आगे वाला हिस्सा ज्यादा प्रयोग होता है अग्र स्वर के अंदर। ठीक है, बोल के देखना, ई, ए और आई, तो जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग होता है इन वर्णों के उच्चारण के अंदर। ठीक है, पश्चिम भाग के अंदर क्या आ जाएगा आपका, पीछे वाले हिस्से में आ, उ, ओ, या डॉक्टर वाला भी ओ हो जाए वो। पश्चिम भाग में आ जाएगा आ, उ दोनों आ जाएंगे, छोटे वाला भी बड़े वाला भी। इसमें आ जाएगा आपका आ, उ और बड़ा ओ, और डॉक्टर वाला ये आ जाएगा पश्चिम भाग के अंदर। और मध्य भाग के अंदर आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ आ। इनकी डेफिनेशन की बात करो तो अगर भाषा में जिन शब्दों के उच्चारण में जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग होता है वो हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन शब्दों के, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे वाले हिस्से का प्रयोग होता है, कि जो स्ट्रेस रहेगा, जो जोर पड़ेगा वो जिह्वा के पीछे वाले हिस्से पड़ेगा, उस वर्ण को बोलते हुए आ, उ, तो वो क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। और मध्य स्वर में मतलब जीभ का आगे पीछे ज्यादा प्रश्न पड़ रहा है, मध्य वाला हिस्सा प्रयोग हो रहा है, तो जैसे अ, हम स्टार्टिंग वाला अ बोलते हैं, तो वहां पर हमारा हो जाएगा मध्य स्वर के अंदर आएगा अ, पश्चिम में ये और अग्र में ये। अग्र में नाम से पता चल रहा है आगे वाला हिस्सा जीभ का प्रयोग होगा, पश्चिम में पीछे वाला हिस्सा प्रयोग होगा, मध्य में जीवा का मध्य वाला भाग जिन वर्णों के उच्चारण में प्रयोग होगा उनको हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 भाग, अग्र, पश्च, मध्य, ये उच्चारण के आधार पर हर्ष, दीर्घ और प्लुत। थर्ड देखते हैं किसके आधार पर, हमारे मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर, कि किसी वर्ण के उच्चारण में माउथ का, मुंह का कितना हिस्सा खुल रहा है, आधा खुला है, आधा बंद रह रहा है, पूरा बंद रह रहा है, तो वो क्या है, मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्णों का कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मुख विवर के आधार पर तो सबसे पहले विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत स्वर, विवृत का मतलब क्या है, विवृत का मतलब ओपन। ठीक है,
तो विपरीत क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण मुख्य द्वार पूरा खुलता है। विपरीत स्वर क्या है, जिन सुरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। जैसे आ के अंदर पूरा माउथ ओपन होता है, अ में पूरा नहीं होता है, ई में पूरा नहीं होता है, आ में आप बोलोगे तो पूरा माउथ ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ। विपरीत स्वर क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है वो हमारा हो जाएगा विपरीत स्वर। विपरीत स्वर का कौन सा हो जाएगा, विपरीत स्वर हमारा आ हो जाएगा, हमारा विपरीत स्वर। उसके बाद अर्ध विपरीत स्वर, हाफ ओपन, अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर क्या है हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, आधा हो गया, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अर्ध विपरीत स्वर। और अर्ध विपरीत स्वर कौन से हो जाते हैं हमारे, अ, ए, ओ और अ, ए, ओ और अ, ये किस में आ जाएंगे, अर्ध विपरीत में आ जाएंगे। तो अर्ध विपरीत स्वर क्या है, अ, ए, ओ, ए, डॉक्टर बता देगा, अ, ए, औ और ये चारों किस में आ जाएंगे, अर्ध विपरीत में आ जाएगा। तो पूछ जाते हैं इनमें से अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है, इनमें से विपरीत स्वर कौन सा है, इनमें से पश्चिम स्वर कौन सा है, इनमें से अग्र स्वर कौन सा है। तो विपरीत में आ आएगा, अर्ध विपरीत में अ, आई, औ और ओ आएगा, ठीक है, डॉक्टर वाला जैसे जो हम लिखते हैं। उसके बाद है समविपरीत स्वर, ये विपरीत था, अब इसके अंदर क्या है, समविपरीत स्वर। एग्जैक्ट वर्ड क्या है, समविपरीत, समविपरीत स्वर। यहाँ पे हाफ ओपन था, यहाँ पे क्लोज की बात हो रही है, समझ सकते हो, क्लोज, कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपका मुख कितना बंद हो रहा है वो हमारे समविपरीत स्वर कहलाएंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उनको बोलते हैं समविपरीत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग, पूरा नहीं, लगभग बंद रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, समवृत स्वर बोलते हैं, समवृत स्वर कहते हैं, ठीक है, समवृत। असमवृत में क्या आ जाएगा हमारा, ई, ई, उ, ई, उ, रो, की लगभग हमारा माउथ बंद रहता है, तो उसमें आ जाएगा ई, ई, उ, उ, हमारा समवृत स्वर में चले जाएंगे हमारे, ठीक है। ये क्या है, माउथ के ओपन या क्लोज होने के अकॉर्डिंग करते हैं। वृत्तमुखी कई बार देखिए यहाँ पे लिखा है विपरीत, अर्धविपरीत, समवृत, या फिर कई बार वर्ड यूज कर लेता है वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, मतलब जिसके अंदर क्या है, पूरा माउथ क्या तो गोलाकार हो जाता है, ठीक है, बोलते हुए। तो आप क्या होता है, उसको दूसरी कैटेगरी क्या कहते हो, वृत्तमुखी या फिर अवृत्तमुखी। इसके अलावा भी के क्या वर्ड यूज किया जाता है, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी या अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब क्या होता है, एक सर्कल होता है ना, वृत्त हम बनाते हैं, जैसे मैथ में पढ़ते हैं, वृत्त का मतलब हमारा राउंड सर्कल है। तो वृत्तमुखी की जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मतलब होठ कह सकते हो, हमारा लगभग क्या होता है, गोल हो जाते हैं, ठीक है, वो तो कहलाएंगे वृत्तमुखी। और जिन वर्णों के उच्चारण में गोल नहीं होता वो हो जाएगा अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी अवृत्तमुखी कैटेगरी आ गई, तो उसके अंदर आप क्या लिखते हो, वृत्तमुखी में लिखोगे उ, उ, ओ और औ, ये तो चले जाएंगे हमारे वृत्तमुखी में, कि इनके उच्चारण में हमारे होठों की शेप कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, उ, ओ, औ। तो यहाँ पे ये तो चले जाएंगे चारों वर्ण किसमें, वृत्तमुखी में। अवृत्तमुखी में कि मतलब सर्कल नहीं बनेगा, बाकी सारे क्या आ जाएंगे हमारे अवृत्तमुखी में आ जाएंगे। मेरा अवृत्तमुखी अ, आ, इ, ए, ऐ, अ, आ,
ई और ए आई, ये बाकी सारे कितने चले जाएंगे अवृतमुखी में। तो कैटेगरी विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। यह कैटेगरी वृतमुखी और अवृतमुखी। वृतमुखी जिसमें होठों की शेप गोलाकार हो जाए, उ ओ औ, जिनमें होठों से गोलाकार ना हो। अवृतमुखी अ आ ई आई उ ए आई, ठीक है। तो उ और ओ वाले तो चले जाएंगे वृतमुखी में और बाकी सारे चले जाएंगे अवृतमुखी में। तो ये स्वरों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आपका मुख किस शेप में जा रहा है, आपकी जीभ का कितना प्रयोग हो रहा है, आपके होठों का कितना प्रयोग हो रहा है, या बोलते हुए उसको कितना समय लग रहा है, जल्दी बोला जा रहा है या थोड़ा समय लग रहा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, समय के आधार पर या जीभ के प्रयोग के आधार पर या मुख की शेप के आधार पर क्या करते हैं, स्वरों को अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो जो पॉसिबल केस हो सकते हैं या जिनमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, वो स्वर के तो मैंने यहाँ पे आपके डिस्कस कर दिया। ऐसे हम व्यंजन के भी इतने सारे व्यंजन उनकी भी डिफाइन करेंगे कि आप कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से होठों की सहायता से बोले जाते हैं, कौन से तालु की सहायता से, तो हम पूरी लिस्ट करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस की है वो हमने स्वर की डिस्कस की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, हाँ अवृतमुखी होठों की। ये जो वाली थी ना वृतमुखी और अवृतमुखी, इसको किसमें किया गया था, होठों की कैटेगरी इसके अलग से करती, होठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कि होठों की स्थिति क्या शेप बन जाएगी, उसके आधार पर वृतमुखी और अवृतमुखी, ठीक है। ये मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत या समविवृत हमारा, ठीक है। तो होठों की स्थिति के आधार पर हो गया हमारा अवृतमुखी और वृतमुखी। नेक्स्ट हम करते हैं हवा या नाक या मुख से निकलने के आधार पर, हवा के नाक और मुंह से, हवा के नाक से व मुंह से, मुख से निकलने के अनुसार, के अनुसार क्या कर रहे होंगे, स्वर किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं, हवा के नाक या मुख से निकलने के अनुसार। तो फर्स्ट क्या है आपका निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर या फिर मौखिक स्वर कह सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। अनुनासिक व्यंजन तो आपने सुना ही है, हर एक का जो पंचम वर्ण होता है हमारा व्यंजन में वो क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो ऐसे निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे। निर्नुनासिक है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, जब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, हवा केवल मुख से निकलती है, उसे तो हम कहते हैं निर्नुनासिक व्यंजन। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, अ आ ई आदि, अ आ ई आदि तो क्या हो गए निर्नुनासिक, ठीक है। और अनुनासिक क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है, ठीक है। हमारे कोई भी स्वर है उनके ऊपर जो जैसे चंद्र बिंदु लगा दिया, ये क्या होते हैं हमारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है वो तो हमारे हो जाएंगे अनुनासिक, और जहां पर सिर्फ मुंह से उच्चारण होता है वो हो जाएगा निर्नुनासिक, ठीक है। यहाँ पर आ जो सिंपल हमारे यहाँ निर्नुनासिक में आ जाएंगे, इनको का चंद्र बिंदु लगा है हमारा रोट लगा तो हमारे क्या हो जाएगा अनुनासिक स्वर कहलाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हवा
के नाक के मुंह से निकलने के आधार पर कैटेगरी बना रही है, अनुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर जिसे कहते हैं हमारे, ठीक है। यह हम बात करते हैं घोषतव के आधार पर। घोषतव का मतलब क्या होता है कि घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्र में जो कंपन होती है हमारे, ठीक है। तो घोषतव का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, सघोष। मतलब हम क्या कर रहे हैं, घोषतव के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ पर ये वर्गीकरण मुख्यतः तो हम व्यंजनों में करते हैं, लेकिन यहीं पे आप एक समझ लो भी जो वर्णों को आप सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, किसके आधार पर कर सकते हो, घोषतव के आधार पर। घोषतव के आधार पर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र हमारे जो होते हैं उनमें कंपन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, घोषतव कहते हैं। तो घोषतव का मतलब देख लो, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, बोलते हुए स्वर तंत्र में कितनी कंपन हो रही है, श्वास का, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, तो हमें श्वास का कंपन, हमारे जो सांस उसका कंपन कितना हो रहा है उसको हम बोलते हैं घोषतव। और जब कहते हैं कि जब स्वर तंत्र में आपका कंपन होता है तो वहां पे हो जाएगा सघोष, और जहां पर बोलते हुए स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता वहां पे हो जाएगा अघोष। तो यहाँ पर घोषतव के आधार पर दो कैटेगरी है, एक तो है सघोष और दूसरा है अघोष। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्र में, स्वर तंत्र में कंपन होगा वो होगा सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होगा वो हो जाएगा हमारा अघोष, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्णों को इस आधार पर क्या करते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो या फिर प्राणतव के आधार पर, ये तो होगा घोषतव के आधार पर। दूसरा क्या हो सकता है, प्राणतव के आधार पर। प्राणतव के आधार पर सेकंड कैटेगरी क्या होती है, प्राणतव के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर कैसे, जैसे अल्प प्राण और आपका महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलते हुए कम समय लगे, महाप्राण जिसको बोलते हुए हमारा अधिक समय लगे वो हो जाएगा महाप्राण। तो कह रहे हैं अल्प प्राण महाप्राण क्या है, प्राण का अर्थ होता है हवा, प्राण का मतलब क्या है, हवा। वहां तो कंपन की बात होगी, यहाँ प्राण का मतलब है हवा। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनका उच्चारण मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है। सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, प्राण होते हैं। क्यों, क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है। अल्प प्राण का मतलब जब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है उसको तो बोलेंगे अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती है उसको बोलते हैं महाप्राण। तो सभी स्वर कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब क्या हो गया हमारा, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से क्या है, हवा कम निकलती है, ठीक है। तो आप हम कर रहे थे पहले स्वरों की कैटेगरी, फिर करेंगे व्यंजन की। तो यहाँ पर प्राण तत्व वाले में अल्प प्राण महाप्राण दो कैटेगरी है। अल्प प्राण का मतलब वायु, हवा। अल्प प्राण का मतलब जब वर्णों को बोलते हुए मुख से हवा कम निकलती है तो वहां पे अल्प प्राण, और जब वर्णों को बोलते हुए मुख से हवा ज्यादा निकलती है तब महाप्राण। और सभी स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण की कैटेगरी में आते हैं हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे भाई हम व्यंजन किसे कहते हैं। देखो स्वर के अंदर जो चीजें हो सकती थी, किस किस कैटेगरी में बढ़ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है, वर्तमुखी, अवर्तमुखी, अग्रभाग, पश्चभाग, या संयुक्त स्वर, या हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, या घोषतव के आधार पर, या फिर आपके प्राण तत्व के आधार पर जो भी कैटेगरी बन सकती थी। स्वर की तो हमने साइड डिस्कस करी। अब हम आते हैं सबसे मेन हमारा जो ज्यादा है संख्या में भी, वो है हमारे व्यंजन। और वहां पर बहुत सारी कैटेगरी बन जाती है, तो उन सब कैटेगरी में हम वन करके डिस्कस करेंगे। व्यंजन में कौन किस कैटेगरी में आते हैं, किसको बोलने में कौन सा उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था या वर्णमाला हम कर रहे हैं,
और वर्ण व्यवस्था के अंदर हमने स्वर डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे व्यंजन। हमारे व्यंजन होते क्या, पहली बात तो व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। व्यंजन हमसे क्या है, अगर हमारा का लिखा है इसका मतलब क प्लस में आधा का प्लस में आ का। यदि हमारा ही लिखा है तो इसका मतलब है ख प्लस में छोटी ई। यदि हमारा ग भी लिखा है तो ग का मतलब है ग प्लस में अ। तो मतलब व्यंजन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो हर एक व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर हमारा जुड़ा होता है, ठीक है। अदरवाइज तो उसको अगर हम इंडिपेंडेंट लिखना है तो हम इसको लिखेंगे, ये क है, लेकिन क लिखना है तो क अ, तो ये ऐसे बनता है क, ठीक है। तो यहाँ पे एक क है और साथ में आपका स्वर है अ, इससे बना है क, ठीक है। तो व्यंजन क्या है, आपके स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, पहली बात। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और अब इंडिपेंडेंट, हम सीधे ये भी बात है ना, क ख ग घ ड़ च छ ज, जो भी सारे हमारे जो व्यंजन है, तो हर एक व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा रहता है। हर व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको क है तो उसको अगर आपको तोड़ना भी ऐसे ऐसे आएगा, क प्लस में अ। ख का मतलब क्या है, ख आधा प्लस में अ। तो ये जितने भी कोई भी हमारे व्यंजन होते हैं वो हमेशा उनके साथ क्या जुड़ा रहता है, अ जुड़ा रहता है। क्योंकि ऊपर अगर आप कोई मात्रा लगा दोगे, जैसे क पे ए की मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा, क प्लस में ए। आपने को लिख दिया तो क प्लस में ओ की मात्रा, ठीक है। तो कोई भी जो व्यंजन है वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी न किसी स्वर की सहायता से लिखा जाता है। तो जो साथ में जिसके ऊपर मात्रा लगी होती है, जैसे क पे कोई मात्रा दिख रही है लेकिन क पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, साथ आ की मात्रा, ख के साथ किसकी मात्रा, आ की मात्रा। इनके ऊपर अगर आप कोई मात्रा लगा दोगे तो सीधे सीधे बात है, तो ग प्लस में छोटी ई। घ के ऊपर आपने कोई मात्रा लगा दी तो वो सेम जो मात्राएं हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, और हर व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा होता है हमारा, ठीक है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है, और द्विगुण जोड़ने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35, ठीक है। कह रहे हैं परंपरागत रूप से अगर हम बात करें ना, जो चलता आ रहा है, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ठीक है। परंपरागत रूप से 33, लेकिन दो और हमारे व्यंजन आ गए हैं, कौन से, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से, ड और आपका ढ, नीचे जो डोट लगी होती है, द्विगुण व्यंजन। तो अब हमारे जो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 प्लस में 3, सॉरी 33 प्लस में 2, 35, ठीक है। तो व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 है, लेकिन दो और व्यंजन द्विगुण व्यंजन ड और ढ आने से अब व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाती है, 35 मानी जाती है हमारी, ठीक है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ, द्विगुण व्यंजन ड और ढ की वजह से अब जो व्यंजन संख्या है वो है हमारी 35 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे हमने वहां पे किया था ना कि कौन सा हर्ष स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, ऐसे ही अब हम व्यंजनों की बात करें, हम इसको कर रहे थे व्यंजन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजनों में हम क्या कहते हैं कि व्यंजनों की प्रकार वर्गीकरण करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण
कैसे? जैसे सबसे पहले कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, भाई स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे 25 है, यहाँ 25 हमारे, ये 2 और ऐड करने के बाद हो गए 27। परंपरागत रूप से बात करें तो 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 25 हमारे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख्य किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसी प्रकार से क्या करती है? स्पर्श करती है, तो हमारे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? व्यंजन को करेंगे सबसे पहले हम कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? 25। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ। पहले आपने व्यंजन लिया, व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन, हर एक व्यंजन का आ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी? 33। लेकिन द्विगुण व्यंजन ड और ढ के आने से अब व्यंजन संख्या कितनी होगी हमारी? 35। हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन में लिख लो। जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकल के, मतलब हमारे लंग्स फेफड़ों से निकल के मुंह के किसी स्थान विशेष, मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श करते हुए निकले, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के अंदर क्या है आपका? सबसे पहले कहते स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्या है? सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन, फिर दंते, फिर ओष्ठ। कंठ पहले और ओष्ठ सबसे बाद में होता है। सबसे पहले कंठ आपकी 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, हवा जो निकलती है तो कंठ से स्पर्श करते हुए, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन को हम ऐसे ही 5 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि कंठ वाला कौन सा है, तालु वाला कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, दंत कौन सा है और ओष्ठ कौन सा है। जैसे हम इनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कह रहे हैं कंठे व्यंजन कौन से होते हैं? एक हम क्या बना लेंगे? लिस्ट बना लेते हैं। अरे देख लो, कंठ व्यंजन में कौन सा आते हैं? जो क वर्ग होता है ना हमारा, तो हम करते हैं स्पर्श व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन में क्या है कि जो हवा निकलेगी वो हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान विशेष, मतलब कंठ से, तालु से, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करते हुए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हमारे जितने व्यंजन हैं, देखो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। तो इनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कंठ की हेल्प से कौन से बोले जाते हैं? तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। तो कंठ वर्ग में कौन सा आ जाएगा आपका? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे वर्ग की कौन सा वर्ग है आपका, उसका उच्चारण स्थान, वर्ग उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो कंठ है, उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। नेक्स्ट आपका तालु है, उच्चारण स्थान तालु। मूर्धन्य
उच्चारण स्थान मूर्धा, उसके बाद कंठ तालु मूर्धा दंते, इसका उच्चारण था दंत हो जाएगा आपका, और ओष्ठ, ओष्ठ होठ हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग क्या है, कंठे वर्ग पूछा जाता है। कंठे वर्ग कौन सा होता है, तालव्य वर्ग कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा होता है, दंते कौन सा होता है आपका, और आपका ओष्ठ है। ठीक है, दंते वर्ग में आपका कौन सा आ जाता है। तो ये इनका उच्चारण स्थान की कंठ की सहायता से, तालु की सहायता से, मूर्धा या दंत या ओष्ठ के हिसाब से हमारे कौन कौन से वो। तो यहाँ पर तो आते हैं आपको क, ख, ग, घ और ड। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, कंठ वर्ग में आते हैं, ये कंठ की सहायता से उड़ जाते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पर कंपन होगा, जो कंपन होगा वो कहाँ पे होगा, क, ख आ जाते हैं ना हमारे यहाँ पर स्वर यंत्र में, यहाँ पे होता है कंपन, कंठ में होता है। तो क, ख, ग, घ कंठे वर्ग हो जाएगा। तालु में कौन सा आ जाता है बताओ, च, छ आएगा, ट, ठ आएगा। क वर्ग होता है हमारा कंठ के हिसाब से, और हमारा तालु में कौन सा आता है, सीक्वेंस में हम चलेंगे, सीक्वेंस में याद करो, एक वर्ड याद रखना, कचटता। तो पहले क सीक्वेंस, फिर च, फिर ट, फिर द, फिर प। कचटता पड़ा हमने याद करें, तो क में कंठे में क, ख, ग, घ, ड, तालु में च, छ, ज, झ, और आपका फिर मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, और आपका दंत में त, थ, द, ध, न, और ओष्ठ में आपका कौन सा हो जाएगा, प, फ, ब, भ और म। अगर हम लिस्ट की बात करें तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, वर्ग कौन सा है, कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य, दंते या ओष्ठ। उच्चारण स्थान की बात करें तो ये आपका उच्चारण स्थान है कि इन वर्णों को बोलने में कंठ का प्रयोग होगा, इनको बोलने में तालु का, इनको मूर्धा, इनमें दंत या ओष्ठ। या फिर इनके लिए आप सीधा जैसे क, ख, ग, घ, ढ है तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, क वर्ग। ऐसे च से जो है इसके लिए क्या लिख सकते हो, इसके लिए यूज कर सकते हो च वर्ग। ठीक है, तो सबका फर्स्ट वर्ड लिखोगे ट में ट वर्ग, ट वर्ग रिप्रेजेंट करने के लिए त वर्ग, लास्ट आपका प को दिखाने के लिए प वर्ग। तो पूरी लाइन लिखने के बजाय आप बता सकते हो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ऐसे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। तो सबसे पहले आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए हिंदी की, तो उसमें सीक्वेंस में ये बस। तो सबसे पहले जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, ढ, उसको हम कंठ की सहायता से बोलते हैं, तो उनको कंठे वर्ग कह सकते हो, या उच्चारण स्थान होगा कंठ आपका। दूसरी आपकी च, छ, ज, झ है, तो इसको आप तालव्य वर्ग कह सकते हो या च वर्ग कह सकते हो, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु हमारा। ठीक है, ऊपर हमारी जो जीवो करती है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ आते हैं, इसको ट वर्ग भी कह सकते हैं, मूर्धन्य वर्ग भी कह सकते हैं, और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा, मूर्धा हमारा। ठीक है, दंत वाले में दांतों हमारा जो फोर्स पड़ेगा कहाँ पे पड़ेगा, दांतों पे पड़ेगा। त, थ, हमारी जो जीभ, हमारी जो टंग लग रही है वो कहाँ पे लगेगी, दांतों पे लगेगी, वहां से उससे उच्चारण होता है। तो त, थ, द, ध और न, इसमें क्या है, दंत की सहायता से, दांतों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब जीभ हमारी दांतों से टकराती है, तो वो हमारा हो जाएगा त वर्ग। और तो त वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, दंत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही प, फ, ब, भ, म, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, होठ। प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर जो उच्चारण है, जो हमारा जो मुख का उच्चारण स्थान है कौन सा लग रहा है हमारा, हमारे होठों का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। तो इस प्रकार व्यंजन के हमारे कितने हैं, 5 वर्ग हैं। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प और आपका त और प वर्ग हमारे। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं हमारे। ठीक है, जो इसमें 2 और आ जाते हैं ना हमारे इस वाले में, द्विगुण व्यंजन, ड, डा के नीचे डॉट और ढ, ढा के नीचे डॉट, ये 2 द्विगुण व्यंजन और आ गए। इसके अकॉर्डिंग स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 25 + 2 27 हमारी
ये किनकी वजह से? दो द्विगुण व्यंजनों के आने से। तो पेपर में क्या हो जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए तो द्विगुण व्यंजन कौन से? तो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड नीचे डॉट एंड ढ, उसके नीचे डॉट, ये दो क्या है हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ये तो थी स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है घोषक के आधार पर व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट तो था स्पर्श व्यंजन, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी लिस्ट है हमारी 25 27 आपके जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं कि किसी ना किसी मुख के हिस्से से टकराकर आपके वर्ण बोले जाते हैं, स्पर्श करके बोले जाते हैं, तो हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके घोषतव के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। दूसरा है घोषतव के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, घोषतव में क्या किया था हमने? अघोष, अघोष व्यंजन और सघोष। ठीक है, इससे नेक्स्ट है हमारा प्राणवायु के आधार पर। प्राणतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण तो वहां पर क्या क्या आ जाएगा प्राणतव में? ये दोनों एक साथ इसलिए बता रहे हैं कि हम लिस्ट बनाएंगे जहां पर इन दोनों को एक साथ हम कैटेगराइज कर देंगे, वरना बार बार इसके लिए बनानी पड़ेगी। जैसे पहले हम स्पर्श व्यंजन में लिस्ट बनाई, फिर घोषतव में फिर से बनानी पड़ेगी, फिर अल्पप्राण महाप्राण में फिर से बनानी पड़ेगी, इसलिए दोनों को एक साथ बता देती हूँ। फिर हम इनकी एक कॉमन लिस्ट बना लेंगे ताकि याद करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अघोष और सघोष में तो क्या था? घोष मतलब आपका क्या था? अघोष व्यंजन में हमने क्या किया था? पहले भी कहा था इनके उच्चारण स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। किसमें? अघोष में। और सघोष में श लिखिए मतलब सही, मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। बोलते इसमें किन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होता है, वो हो जाएगा सघोष। अल्प प्राण, वहां प्राण में क्या था? प्राण का मतलब था हमारा वायु। तो जिनके उच्चारण में मुख से अल्प प्राण है, कम हवा निकलती है। जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजन भी लिख सकते हो या फिर वर्ण भी लिख सकते हो, क्योंकि आप स्वर और व्यंजन दोनों में अल्पप्राण महाप्राण के एक ही बात का मीनिंग एक ही रहता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा हवा मुख से बाहर निकलती है, हवा मुख से निकलती है, उससे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं महाप्राण। महा ने ज्यादा, अल्प में थोड़ा। तो जहां मुख से कम हवा निकलती है वहां पे अल्प, और जहां पे हवा ज्यादा निकलती है वहां पे महाप्राण होता है। अब इनके लिए हम एक कॉमन लिस्ट बना लेंगे ताकि हमें बार बार दोनों के लिए अलग अलग से बनाने ना पड़े। तो सबसे पहले थी हमारी हम वर्ग लिख लेते हैं। पहले तो वर्ग कौन से थे हमारे? क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ और आपका वर्ण ट, ठ, द, ध, आपका वर्ण त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ठीक है। इनके अंदर ये डेफिनेशन में एक चीज और लिखना, अघोष के अंदर हम जहाँ पहचान करते हैं कि अघोष में क्या होता है,
हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अघोष के अंदर हर वर्ग का, अघोष की बात कर रही हूं मैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का, हर वर्ग की मतलब कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प, 5 वर्ग किए थे हमने, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है हमारा, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। पहला दूसरा जब क ख हो गया, बाकी छोड़ दो, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया और आपका प फ हो गया। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। और सघोष में क्या हो जाएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सघोष की बात कर रही हूं मैं। जो बाकी 3 बच गए, पहला दूसरा इसमें आ गया, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है हमारा, सघोष व्यंजन। पांचवा वर्ण सघोष होता है, सघोष व्यंजन होता है। तो पहले हमने पढ़ा था घोषतव के आधार पर, तो घोषतव के आधार पर जब आपको वर्गीकरण करना है तो अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा, और सघोष में हर वर्ग का जो बाकी के 3 बच गए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण आएगा। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हर वर्ग का पहला और दूसरा तो क्या है, अघोष। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर लिख दिया अघोष, इसके ऊपर भी लिख दिया अघोष, और बाकी तीनों पीछे क्या रहेंगे, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, और लास्ट वाला भी सघोष व्यंजन। बताओ कोई डिफिकल्टी हो तो देखो, यहाँ पर पहले जो जितने भी इसके नीचे आ रहे हैं अघोष, नीचे क च ट त प, ख फिर छ ट थ प, फर्स्ट दोनों, पहला और दूसरा दोनों किसमें आएंगे, अघोष व्यंजन कहलाएंगे, और लास्ट पीछे के तीनों क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। ये तो हो गया हमारे घोषतव के आधार पर। लेकिन अगर हम प्राणवायु के आधार पर बात करें कि जब मुख से व्यंजन के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है तो अल्प प्राण, और हवा ज्यादा निकलती है तो महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या आता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हमारा अघोष होता है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या होता है, अघोष होता है। और महाप्राणी के अंदर हर वर्ग का सेकंड और फोर्थ व्यंजन क्या होता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है वर्णमाला के अंदर, जिससे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण का उदाहरण है, कौन सा महाप्राण का, या कौन सा अघोष का, या कौन सा सघोष का। तो पहले अघोष की बात की थी, अघोष और सघोष में, अघोष में पहले 2 और सघोष में लास्ट के 3, इजी था, पहले 2 अघोष में आ गए, लास्ट के 3 सघोष में आ गए। लेकिन प्राणवायु वाले में, अल्प प्राण महाप्राण में, मतलब मुख से बोलते हुआ कम निकले, क ख, खुद बोल के देखो क में हवा कितनी निकल रही है, क कम है, किसकी कंपैरिजन में, ख की कंपैरिजन। तो तुम ख बोलोगे तो जोर से काफी हवा बाहर निकलती है, ख। ऐसे ग बोलोगे कम है, ख बोलोगे फिर तेज हवा, आपकी ज्यादा हवा निकल रही है हमारे माउथ से। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में तो क्या होता है, अल्प प्राण, और सेकंड और फोर्थ व्यंजन होते हैं हमारे महाप्राण। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन है, ये थर्ड और फिफ्थ, इनके ऊपर मेरे को क्या लिखना है, अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने लिख दिया। एक तो ये अघोष है और साथ में क्या है, अल्प प्राण है। फिर थर्ड वाला क्या है, अल्प प्राण है, तो मैंने थर्ड वाले के ऊपर लिख दिया अल्प प्राण। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, अल्प प्राण। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तो क्या हो गए, अल्प प्राण। ऐसे बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी होगी, एक तो घोषतव वाली और एक प्राणवायु वाली। तो ये वाला वर्ग अघोष अल्प प्राण है, ये वाला अघोष, और दूसरा क्या है, मैंने कहा सेकंड और फोर्थ, हर वर्ग का सेकंड और फोर्थ, दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यहाँ पर सेकंड है ये, इसको मैंने लिख दिया महाप्राण।
यहाँ पे ये हमारा फोर्थ है, इसको भी मैंने लिख दिया महाप्राण, मतलब इसको बोलते हुए ज्यादा हवा निकल रही है माउथ से, ख घ, तो ये हो गया हमारे महाप्राण। तो फर्स्ट वाला अल्पप्राण अघोष, सेकंड अघोष लेकिन महाप्राण, थर्ड वाला सघोष महाप्राण, और फोर्थ वाला आपका सघोष भी और महाप्राण, लास्ट वाला सघोष है लेकिन अल्पप्राण। आपको नंबरिंग याद रखनी है। अघोष में तो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड होते हैं आपके अघोष, थर्ड फोर्थ फिफ्थ होते हैं सघोष, और अल्पप्राण के अंदर क्या होता है आपका, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ तो होते हैं अल्पप्राण। आपको ये कीवर्ड याद रखना है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अल्पप्राण, सेकंड और फोर्थ महाप्राण। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड अघोष, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमारा सघोष। इस पूरी लिस्ट को याद करने से आपको ये वर्ड्स याद रखने कि अल्पप्राण महाप्राण में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, महाप्राण में सेकंड फोर्थ, अघोष सघोष वाले में अघोष में फर्स्ट और सेकंड, और सघोष में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये याद कर ली तो ये लिस्ट पूरी पूरी अपने आप ही याद हो जाएगी आप, ठीक है। घोषों में स्वर तंत्रियों में कंपन कितना होता है उस आधार पर वर्गीकरण होता है, और प्राण वाले में आपकी किसी शब्द को बोलते हुए मुख से हवा कितनी बाहर निकल रही है उस हिसाब से होता है प्राण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेफिनेशन लिख दी है, याद कैसे करना है, कौन सा वर्ग आता है वो लिख दी है, लिस्ट बना दी है कि कौन सा वर्ग में अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, ये लिस्ट याद कर लेना, ठीक है। ये किसी वर्ग का फर्स्ट होता है, ये किसी वर्ग का सेकंड होता है, ये किसी वर्ग का थर्ड व्यंजन होता है, ये किसी वर्ग का फोर्थ व्यंजन, और ये हमारा फिफ्थ व्यंजन। 5 वर्ग हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सीक्वेंस याद रखनी है तो कचट तप, ये वर्ड याद रखना है। पहले क वर्ग आता है, फिर च आता है, फिर ट, फिर त, फिर प। ये कंठ की हेल्प से ये तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, लास्ट वाला ओष्ठ, ये याद रखना है। ये भी सीक्वेंस एक बार याद 2-3 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। और एक वर्ड याद रखना कचट तप, तो कचट तप के लिए क्या याद करना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कंठ से पहले वाला वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से ट वर्ग, और लास्ट वाला प वर्ग आपका ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए व्यंजन की घोषतव और प्राणतव के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन की सारी कैटेगरी होगी। अब हम कर रहे हैं अंतस व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन यहाँ तक की जो चीजें जो लिस्ट बन रही थी वो हमने क्लियर कर दी, पर अच्छे से याद कर लेना या नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन जिसे कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, या हम कह सकते हैं हम कर रहे हैं वर्ण माला। इसके अंदर हम व्यंजन कर रहे हैं, व्यंजन के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, हम मेनली हम क्या करते हैं, 4 याद रखते हैं, य र ल व, य र ल व। तो आपसे ऑप्शन देके पूछा जाता है कि इनमें से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आप याद रखो य र ल व हमारे क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अब इनका जो उच्चारण स्थान, ये तो व्यंजन की कैटेगरी होगी जिसे हमने स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो गए, लेकिन उन स्पर्श व्यंजन की अलग होती है, कंठ की हेल्प से कौन सा बोला जा रहा है, तालु की हेल्प से, मूर्धा की हेल्प से कौन सा बोला जा रहा है। ऐसे ही ये अंत्यस्थ व्यंजन का एक ग्रुप है, य र ल है कि अंत्यस्थ व्यंजन है, लेकिन इनके उच्चारण की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान क्या चारों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो य का होता है तालु, तालु, इसके उच्चारण, य का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, तालु। र का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, वत्सर्य, ठीक है। ल का हमारा उच्चारण स्थान होता है, इसका भी वत्सर्य, और व का होता है दंतोष्ठ। वो का होता है
दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ व, होठ ऊपर वाला दंत और ओष्ठ व, ठीक है, दांतों का और ओष्ठ होठों का दोनों का प्रयोग होता है व उच्चारण स्थान में। तो इनको उच्चारण स्थान की बात करें, कैटेगरी की बात करें तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल चार है। और इनकी उच्चारण स्थान की बात करें तो य का उच्चारण स्थान तालु, र का वर्तस्य, ल का वर्तस्य और व का आपका दंत ओष्ठ कहलाता है, ठीक है। र को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, र को हम क्या कहते हैं, लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ लुढ़क कर, र को हम नाम पूछ जाता है इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, नाम ही ऐसे लिखा जाता है लुंठित व्यंजन बताओ। तो लुंठित व्यंजन कौन सा होता है हमारा, र होता है, मतलब जिसमें जीभ लुढ़क कर नीचे आ जाती है, र के ऊपर टकराई और फिर लुढ़क के नीचे आती है, तो लुंठित व्यंजन कहलाता है। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ लुढ़क कर नीचे आती है हमारा क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहलाता है। तो लुंठित व्यंजन आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका र, ठीक है, ये है र। ठीक है, उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाए पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ल, नाम है अलग अलग। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है हमारा, ल होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। तो जिन व्यंजन उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन लिखो। तो आपसे पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, अगर आपको डेफिनेशन दे दी, अगर पूछ रहे हैं किसकी डेफिनेशन है, तो जिस व्यंजन को उच्चारण में जीभ लुढ़क कर नीचे आ जाती है वो तो होते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को उदाहरण होगा र। जिन व्यंजन को उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, साइड में से निकल जाती है, उसे कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। कैसे बोल के देख लो, ला, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा बगल से निकल जाती है वो हमारे क्या होता है, ला। तो ला के हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। और लुंठित व्यंजन हमारा हो गया र, और य और व को एक और आप कहते हैं अर्धस्वर, य और व को आप एक और कैटेगरी देते हैं, य और व क्या है आपका अर्धस्वर भी कहलाते हैं, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। य वो, तो ये य और व क्या है, अर्धस्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। य और व क्या है, अर्धस्वर भी, कि कभी तो व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, जैसे लगता है कि पूरा व्यंजन किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर कई बार क्या स्वर की तरह कि बहुत कम समय लेते हैं बोलने में। स्वर में क्या होता है, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है हमारा, और व्यंजन क्या होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो य और व को आप अर्धस्वर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ल हो गया हमारा पार्श्विक व्यंजन, र हो गया हमारा लुंठित व्यंजन, और य र ल चारों को एक साथ नाम दोगे तो हो गया अंतस्थ व्यंजन। और इनके चारों को उच्चारण स्थान की बात करो तो य का तालु, र का वर्तस्य, ल का विवर्तस्य, व का हमारा दंत ओष्ठ हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसको देखना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से उच्चारण स्थान पूछ सकते हैं, इन व्यंजनों के नाम पूछ सकते हैं, या फिर इनका एक ग्रुप पूछ सकते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं देखो। मतलब जिनको बोलते हुए घर्षण पैदा होता है, संघर्ष मतलब जिसको बोलते हुए घर्षण पैदा होता है वो उसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जब घर्षण होता है तो उसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्म नाम दे सकते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन नाम दे सकते हैं। तो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, हमारे तीनों श जिसको बोलते हैं हमें घर्षण होता है, तो उसको हम श, श और ह, आपका क्या
क्या हो जाएगा, तीनों श, इस श से स्टार्ट होगा, श, स और ह, ये चार किस कैटेगरी में आते हैं, उष्ण और संघर्षी व्यंजन के ग्रुप में आते हैं। तो आपसे पूछा है उष्ण और संघर्षी व्यंजन में से कौन सा है निम्न में से, तो ये तीनों श और ह ये क्या हो जाएगा हमारे उष्ण व्यंजन या फिर संघर्षी, कौन सा भी नाम दे सकते हैं। और संघर्षी को कह रहे हैं क्योंकि इनको बोलते हुए घर्षण होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उष्ण या संघर्षी व्यंजन। अब इन तीनों का उच्चारण स्थान देखो अलग अलग होते हैं। श का तालु, श का तालु, दूसरे वाले श का मूर्धा, तीसरे वाले श का वत्सर, और फोर्थ वाले का हमारा स्वर यंत्रीय, हाँ का है स्वर यंत्रीय। तो इन चारों उच्चारण स्थान देख लो, ये तो उच्चारण स्थान है। ग्रुप इसकी बात करें तो किसमें कैटेगरी में आते हैं, उष्ण और संघर्षी व्यंजन कैटेगरी में आते हैं। श को तालु की सहायता से, इस वाले स को मूर्धा की सहायता से, इस वाले श को वर्तस्य और ह को स्वर यंत्रीय। इनके ये उच्चारण स्थान है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है याद करने, ठीक है, किस हिसाब से उच्चारण होते हैं। ये हो गया हमारे उष्ण और संघर्षी व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी उच्चित व्यंजन। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का एक नाम और हो सकता है, देखो ये उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये इसी का नाम है। उत्क्षिप्त व्यंजन लिखा हुआ जाए या फिर द्विगुण व्यंजन लिखा जाए तो इनके उच्चारण में जी पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके से नीचे गिर जाए, उच्चित व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में जी पहले क्या है ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, फिर झटके से नीचे आ जाए और फिर झटके से नीचे आ जाए, वहां पे क्या होता है हमारा उच्चित व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्चित और द्विगुण व्यंजन हमारे क्या है, दो ही है हमारे, जिनको क्या होते हैं उच्चित या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। पहले लिखो आदेश स्पर्श व्यंजन वाले में ड और ढ, ये नीचे डॉट लगी रहती है, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। वहां पे मैंने बताया था क्या होता है, द्विगुण व्यंजन होते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, द्विगुण व्यंजन लिखा आ जाए पेपर में, उत्क्षिप्त व्यंजन लिखा आ जाए तो वो क्या होता है ड ढ, तो ऊपर पहले जीभ ऊपर स्पर्श करेगी मूर्धा से, फिर झटके से नीचे आ जाएगी ढ ड, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी अयोगवा, किसे कहते हैं, ठीक है। व्यंजन में तो मोस्टली हमने सारी कर ली, उच्चित है, स्पर्श है, संघर्षी है, ये हमारे उष्ण व्यंजन है। अयोगवा मैंने पहले स्टार्टिंग में स्वर वाले टाइम पे लिखवा देते हैं कि अयोगवा किसे कहते हैं हमारे, अयोगवा वही लिखवा देता। अयोगवा हमारे क्या होते हैं, अंग और आहा, अनुस्वार और हमारा विसर्ग, ये क्या होते हैं हमारे अयोगवा होते हैं, ठीक है। तो अयोगवा में दो ही होते हैं, अंग और आहा। पूछा जाता है इनमें से अयोगवा कौन सा है, तो अयोगवा बताओ, तो अयोगवा हो गया हमारे अयोग वहा, अंग और आहा हमारा। और उसके बाद है लास्ट हमारा फोर्थ है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जैसे संयुक्त स्वर थे ना, ए आई ओ और औ, ये तो क्या थे हमारे संयुक्त स्वर, भूलना मत,
ये किससे बना है? आ प्लस ई से। ये किससे बना है? आ प्लस ए से। ओ आ प्लस ऊ से, दूसरे वाला आ प्लस ओ से। ये तो थे हमारे संयुक्त स्वर, ये तो थे हमारे संयुक्त स्वर। इनको मिक्स मत कर देना। क्या है ये? हमारे संयुक्त स्वर है। और हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन की। तो 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। याद रखना, पूछ लेते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श। ये क्या है हमारे? 4। ये क्या है? 4 हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों? ये क्या है? 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। कैसे? अब इसकी बात करते हैं। ये किससे मिलकर बना है? क प्लस श प्लस आ से मिलकर बना है अक्षर। त्र, त प्लस र प्लस आ से मिलकर बना है त्र। और ज प्लस ण प्लस आ से मिलकर बना है ज्ञ। लास्ट क्या है? श, शब्दों वाला श प्लस र प्लस आ से मिलकर बना है हमारा श, श्रृंगार। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श। क प्लस श, हिंदी डिक्शनरी में देखोगे ना तो आपको इसके लिए अलग से नाम मिलके इसी में आप क्या देखो, क के बाद श को ढूंढोगे तो अक्ष बनता है। ठीक है, तो क प्लस श प्लस आ से होता है श हमारा। ऐसे त्र में क्या है? त और र, आधा त आधा र प्लस आ से त्र बना है। आधा ज आधा अण से मिलके आपका ज्ञ बना है। ज ये बोलते ज्ञानी बोलने लगे। पहले हमारे हिंदी वर्णमाला में इसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञानी। लेकिन अब जब बच्चों को आप स्कूल में देखोगे ना तो अब इस वर्ड को ज्ञानी की बजाय जानी पढ़ाने लगा था। ज, तो ये जो मिलके बना है ज प्लस अण से मिलके बना है। ज प्लस अण प्लस आ से बना है जानी। नीचे अगर विजुअल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अक्ष, त्र, ज्ञ, श। अगर नीचे विजिबल नहीं है तो यहाँ देख लो कि आधा क प्लस आधा श प्लस आ, ये तो इस इनसे मिलके बना है अक्षर। अत्र त प्लस आधा र प्लस आ से मिलके बना है त्र। लास्ट ज, जानी बोलते हैं, जैसे ज प्लस अण, ये वाला ज प्लस अण प्लस आ से मिलके बना है ज्ञ। श्रृंगार वाला श किसे मिलके बना है हमारा? श प्लस र प्लस अ। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं? These 4 आर संयुक्त व्यंजन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है, या फिर उसको अगर तोड़ोगे तो वो किस फॉर्म में टूटेगा। तो ये इन दोनों से मिलकर श्र बना है, इन दोनों से मिलकर आपका ज्ञ बना है, त प्लस र से मिलकर त्र बना है, क प्लस श से मिलकर आपका श बना है। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में क्या कि कौन कौन सी स्वर व्यंजन की टाइप्स हो सकती है, स्वर को कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है, उच्चारण के आधार पर, पुस्तक के आधार पर। ऐसे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन जिसे कहते हैं, अघोष क्या है, सघोष क्या है, स्पर्श, संकर्षी, ऊष्म, तो जितनी भी कैटेगरी हमारी हो सकती थी, जैसे प्रश्न पुट हो सकता था, वो सारी चीजें हमने इस वाले में कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पर हमारा जो वर्णमाला है, वर्ण व्यवस्था थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शब्द वाला। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते छोड़ते देख लेना एक बार, कुछ भी रहता है तो आपको। ठीक है।